जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके वैलेंट आईक्यू में। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये क्लास 9 की ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है, भारत का भौतिक स्वरूप। आज हम इस चैप्टर को पूर्ण रूपेण खत्म करेंगे, पूरी तरह खत्म करेंगे, लाइन बाय लाइन इसको समझते हुए चलेंगे और पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत यहाँ पे ना आए। आपका सिर्फ एक ही काम है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है? और अपना प्यार जरूर दिखाइए। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर की। एनसीईआरटी का जो पहला लाइन ये स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों कि भारत के पास अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। स्थलाकृतियां का मतलब अलग अलग प्रकार की जमीनें हैं। जैसे आप देख सकते हैं, उत्तर में, सबसे उत्तर में देखेंगे तो आपको हिमालय दिखेगा। सबसे उत्तर में आपको हिमालय दिखेगा। उसके नीचे आएंगे तो मैदानी पर्वत दिखेगा। फिर आपको मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र दिखेगा और उसके बाद से आपको प्रायद्वीपीय पठार, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर लक्षद्वीप। और भारत तीन साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। आप देखेंगे कि भारत अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों को अपने अंदर समेटे हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। आप किस प्रकार के भू क्षेत्र में रहते हैं? आप किस प्रकार के भू क्षेत्र में रहते हैं? आपका जहां आप रहते हैं वो मैदानी इलाका है या पहाड़ी इलाका है, या आप समुद्र के किनारे रहते हैं, या आप कहाँ दक्कन के पठार की तरफ रहते हैं, पठारी इलाके में रहते हैं? आप किस क्षेत्र में रहते हैं आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप मैदान क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। जो जहां से होगा वहां से अच्छे खासा उसका परिचय जरूर होगा। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार के भू आकृतियां पाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। यदि यह सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां कैसे बनी, आपके मन में यह सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर पर्वत कैसे बने, मैदान कैसे बना होगा, मरुस्थल कैसे बना होगा, पठारों का निर्माण कैसे हुआ होगा और द्वीप समूह कहाँ से बने होंगे। अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताएं तथा उनकी संरचना के बारे में जानेंगे। जहां विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, भारत में अलग अलग प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है, एवं कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम होती है, जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। सेल खड़ी का प्रयोग क्या बनाने में होता है? टेल्कम पाउडर बनाने में सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है। हम एक स्थान से जैसे ही दूसरे स्थान पर जाएंगे, हम पाएंगे कि मृदा के कलर में, यानी मिट्टी के कलर में चेंजिंग आपको देखने के मिलेगा। चेंज कलर में ही नहीं, वहाँ उसके गुणों में भी आपको चेंजिंग देखने के लिए मिलेगी। कि कहीं जड़ोल मिट्टी आपको देखने के लिए मिलेगी तो कहीं लाल मिट्टी देखने के लिए मिलेगी, कहीं लाल देखने के लिए मिलेगी तो कहीं पीट मृदा देखने के लिए मिलेगी। यानी मिट्टियों के प्रकार भी क्या है? अलग अलग है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की सैलों से बनी होती है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के कारण के बारे में सोचा है? नहीं सोचा अगर आप लोगों ने, तो मैं इस कारण को जरूर बताऊंगा आपसे। इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती है। भारत एक विशाल भूभाग है। भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ, जिस जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया। भूगर्भीय निर्माण के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं, जैसे अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। आपको बता दूं, अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण का मतलब क्या होता है। अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण,
अपक्षय उसे कहते हैं जब हवा द्वारा मिट्टी के कुछ भागों को उड़ा के लेके जाया जाता है तो वो अपक्षय होता है। अपर्दन जब मिट्टी की परत साफ हो जाए, एक परत से दूसरी परत के तरफ जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह परत खसक जाए तो उसे अपर्दन कहते हैं। निक्षेपण उसे कहा जाता है जो जो नदियां आती हैं अपने साथ मिट्टी बहा के ले जाती हैं, उसे निक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, आपके सामने ये 3 चित्र दिख रहे होंगे। अभिसारी, परिसीमा, ये प्लेट्स हैं। आपको प्लेटों के बारे में पढ़ाऊंगा मैं अभी। ये प्लेट जब एक दूसरे के तरफ घसकती हैं तो इसे कहते हैं अपसारी, परिसीमा। यहाँ से पर्वतों का निर्माण होता है, फोल्ड माउंटेन का। जैसे मान लीजिए 2 ये टकरा रही हैं आपस में और एक दूसरे के ऊपर ये प्रेशर डालेंगे, ये एक दूसरे ऊपर क्या डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, तो यहाँ से उच्चावचों का निर्माण होगा। तो यही पर्वतों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। अपसारी परिसीमा, अपसारी परिसीमा में प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत गति करती हैं। यह कटक, क्या बनाती हैं, ये कटक बनाती हैं। ये कटक का निर्माण होता है यहाँ पे। और रूपांतर परिसीमा, जो एक दूसरे के विपरीत चलती हैं, समानांतर चलती हैं। यहाँ पे किसी भी परत का नए परत का निर्माण नहीं होता। ठीक, आप देख पा रहे होंगे कि विश्व में 7 प्लेटें जो सबसे बड़ी बड़ी हैं, उसमें एक है यूरेशियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेटें हैं। एक अंटार्कटिक प्लेट, नहीं प्रशांत महासागर देखिए 2 बार हो गया काउंट। तो टोटल 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। 7 प्लेटें कौन कौन सी हैं मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, यही याद कर लीजिए आप। पहली कौन है, यूरेशियन प्लेट। पहली प्लेट कौन सी है, यूरेशियन प्लेट। दूसरी का नाम प्रशांत महासागरीय प्लेट। तीसरी उत्तर अमेरिकन प्लेट। चौथी दक्षिण अमेरिकन प्लेट। पांचवी अफ्रीकन प्लेट। छठवीं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और 7वीं प्लेट है अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, अभी तक आपने कहां तक पढ़ा था, संशोधन हुआ है। कुछ परमाणु पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी हुई। 7 बड़ी बड़ी प्लेटें मैंने आपको दिखाया था अभी। 7 बड़ी बड़ी प्लेटें कौन कौन सी थी, यूरेशियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तर अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन और अंटार्कटिक प्लेट। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण एवं ज्वालामुखीय क्रियाएं होती हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये 3 वर्ग में मैंने आपको बताया था कौन कौन से, अभिसारी, अपसारी और रूपांतरण। यहाँ से ज्वालामुखी निर्माण का कार्य होता है। अपसारी इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। ठीक, कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। मैंने आपको बताया था 2 प्लेट जो एक दूसरे के साथ आ रही हैं उसे अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। जबकि कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, एक दूसरे से दूर जाती हुई प्लेट भी आपने देखा दूर जाती हैं, उसे अपसारित परिसीमा कहा जाता है। जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो वे टकराकर टूट सकती हैं या एक प्लेट खिसक कर दूसरी प्लेट के नीचे आ सकती है। जैसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे दोनों प्लेटों को, एक ये प्लेट है और एक प्लेट ये है। जब ये एक दूसरे से टकराएंगी तो एक प्लेट नीचे की तरफ धंस जाएगी इस प्रकार से, और यहाँ पे फोल्ड माउंटेन का क्या होगा, निर्माण होना चालू हो जाएगा। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में
भी गति करती हैं। क्षैतिज दिशा में बोले तो एक दूसरे के एक ऊपर तो एक नीचे, और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती हैं। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इसी प्रकार की गतियों से हुआ है। ठीक है, 3 प्रकार की गति आपने देखी थी, कौन सी? अभिसारी, अपसारी और रूपांतरित। क्या आप जानते हैं कि विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावी क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित है, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, पहले ये पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वो एक पेंजिया का हिस्सा थी। किसकी हिस्सा थी? पेंजिया का। आपको बताना चाहूँ, पेंजिया का हिस्सा थी। फिर ये 2 भागों में टूटा। ठीक है, तो जो ऊपर का पार्ट था उसे गोंडवाना लैंड का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? किसका नाम दिया गया? गोंडवाना लैंड का। ठीक, उसी के बारे में बात चल रही है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक क्षेत्र शामिल थे। संवहनीय धाराओं ने भूपर्पटी के अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। भूपर्पटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित किया, और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई। मतलब गोंडवाना अलग हो गया और उत्तर दिशा के ऊपर ये क्या होने लगे? ऊपर की ओर चढ़ने लगे। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित 33 भूसन्निधि के अवसाद चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया पर्वत श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। ठीक है, मतलब जब भारतीय प्लेट ऊपर की तरफ बढ़ रही थी तो बढ़ते बढ़ते यहाँ पे एक दूसरी प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट, इससे भारतीय प्लेट का टक्कर हुआ और भारतीय प्लेट नीचे धंस गई, जिसके कारण हिमालय पर्वत का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। गोंडवाना भूमि ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसका उत्तर में अंगारा भूमि, उत्तर में अंगारा और दक्षिण में गोंडवाना। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और ये जो बीच का पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट आप देख पा रहे होंगे, इसे तेथिस सागर का नाम दिया गया था। तेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जड़ोल निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूमि भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि जो भूसन्नति थी, जब पर्वतों का निर्माण हुआ भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के निर्माण से, तो जो ये जो गड्ढा था, ये खाई थी, ये इसके द्वारा जो नदियां ऊपर नीचे आ रही थी, इन नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से ये भर गया, ये खाई भर गई और विशालता मैदान का इसने क्या किया? निर्माण किया। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक भिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भीय वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। जो हिमालय पर्वत है वो अभी भी युवा अवस्था में है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने नदियां हैं। एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि हिमालय युवा है, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो हिमालय युवा है, इसके पीछे कारण है कि ऊंचे शिखर हैं इसके पास, गहरी घाटियां हैं,
क्या है, गहरी घाटियां हैं, तेज बहने वाली नदियां हैं। ठीक है। उत्तरी मैदान, ये 3 ऐसे फैक्ट हैं जो ये बताते हैं कि हिमालय पर्वत अब भी क्या है, युवा पर्वत है। उत्तरी मैदान जड़ोल निक्षेपों से बने हैं, प्रायद्वीपीय पठार, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ी एवं चौड़ी घाटियों से बना है। ठीक, अब हम देखते हैं मुख्य भौगोलिक वितरण। अभी तक हमने जो देखा, हम उसको समराइज कर देते हैं। हमने देखा कि 7 प्रकार की बड़ी बड़ी प्लेटें भारत विश्व में पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ प्लेटें एक दूसरे के समीप आ रही हैं, कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और कुछ एक दूसरे के समानांतर परंतु विपरीत चल रही हैं। ठीक है, तो अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित प्लेट, 3 प्लेटों के बारे में हमने देखा। हमने देखा कि एक पेंजिया था, पेंजिया के टुकड़ा हुआ, ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड कहलाया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये बीच में जो थेतीस सागर था, इसकी भूमिका रही। भारतीय प्लेट जब ऊपर उत्तर की तरफ प्रवाहित हुआ तो यह यूरेशियन प्लेट से टकराया। किससे टकराया? यूरेशियन प्लेट से। और हिमालय पर्वत का क्या हुआ? निर्माण। हिमालय से बहने वाली नदियों द्वारा निक्षेपण लाए गए, कंकड़ लाए गए, मिट्टी लाए गए, हिमालय को काट काट के और उससे विशाल मैदान का क्या हुआ? निर्माण। हमने अभी तक यहाँ तक देखा था। अब हम देख रहे हैं मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। वो वर्ग कौन कौन से हैं? भारत को हम सबसे पहले देखते हैं हिमालय पर्वत, सबसे ऊपर का पार्ट जो भारत का है। रफली एक चित्र बना देता हूँ मैं, सबको समझ में आएगा। जो सबसे ऊपर का पार्ट है ये हिमालय है। हिमालय के बाद आएगा मैदान, ये मैदान है, मैदान का पार्ट है। उसके बाद से प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। फिर भारतीय मरुस्थल, यहाँ पे मरुस्थल पाया जाता है, राजस्थान, जैसे आप जानते हैं राजस्थान में। फिर तटीय मैदान, ये पार्ट, ये तट है भारत के, कोस्टल तट है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तीनों यहाँ पे तट है। नीचे हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर। उसके बाद से द्वीप समूह, कौन से? द्वीप समूह। तो द्वीप समूहों को हम देख सकते हैं, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर लक्षद्वीप। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, कौन कौन से विभाजन देखे? हमने सबसे पहले देखा हिमालय, भारत को हिमालय के तौर पे देखा जा सकता है, हिमालय। फिर हमने देखा मैदान में, मैदान। फिर प्रायद्वीपीय भारत। फिर उसके बाद से भारतीय मरुस्थल, डेजर्ट। फिर हमने देखा कोस्टल एरिया को, और उसके बाद से हमने देखा द्वीपों को। किसको? द्वीपों को। तो भारत को मेनली 6 पार्टों में बांटकर पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। सबसे पहले हम आइए देखते हैं हिमालय पर्वत को। किसको? हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला कैसा है? वलित पर्वत श्रृंखला है। जिसपे मैं टिक मार रहा हूँ, आपको इसके नोट्स बना लेने हैं, जरूर आपके काम आएंगे। और आप यकीन रखिए कि ये आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, कुछ भी फालतू का नोट नहीं करना है, जो आपको मैं बताऊं सिर्फ उसे ही नोट करना है। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से हो लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रृंखला है और एक अत्यधिक असम अवरोध में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई, हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, कश्मीर में कितनी है? 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है और उत्तर पूर्व में इसकी चौड़ाई क्या है? कम है। या आप देख पा रहे होंगे कि हिमालय पर्वत को सबसे ऊपर का पार्ट काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, शिवालिक, ये मध्य हिमालय है, ये बीच वाला पार्ट। आपको शुरू से बताता हूँ, शायद कंफ्यूज हो गया होगा। इस मैपिंग को कंप्लीट करता हूँ। ये पामीर
ग्रंथि है, पामीर की गांठ भी कहते हैं इसे, पामीर की गांठ भी कहते हैं। ठीक है, और विश्व के छत के नाम से भी क्या है, फेमस है, विश्व का छत, पामीर की गांठ। इधर हम देखते हैं हिंदू कुश, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश श्रेणी है और इधर कुनलून श्रेणी है। ठीक, सबसे ऊपर जो आप देख पा रहे होंगे काराकोरम में एक श्रेणी राका पोशी, यहाँ पे केटू गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, स्थित है। ये इस श्रेणी का नाम है काराकोरम, इसका नाम है लद्दाख। ये जो आप देख पा रहे हो ये जास्कर श्रेणी है, यहाँ पे आपको कैलाश दिखेगा, कैलाश श्रेणी। ठीक, फिर उसके बाद से आपको दिखेगा ये जो बिल्कुल कटा पिटा, बिल्कुल भी कटा पिटा नहीं है, इसको बोलते हैं महान हिमालय। क्या बोलते हैं, महान हिमालय। उसके बाद से आपको देखने के लिए मिलेगा शिवालिक। क्या, महान हिमालय के बाद से मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद से फिर शिवालिक, शिवालिक श्रेणी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, आपको देखने के लिए मिलेगा अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, ये सब आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, मध्य हिमालय में। कहाँ, मध्य हिमालय में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा भी नेपाल में है, बूमला, नामचा बरवा आपका अरुणाचल प्रदेश, नंगा पर्वत, जो आपका ग्रेट हिमालय है वो नंगा पर्वत से, कहाँ से, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, इसकी लंबाई नापी जाती है 2400 किलोमीटर। कितनी, 2400 किलोमीटर। मैं आपको सेपरेट एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको मैपिंग कराऊंगा, जस्ट इसके बाद आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे अरावली श्रेणी भारत में, विंध्य श्रेणी, सतपूर्णा श्रेणी, ये आपको ध्यान रखना है, विंध्य के नीचे सतपुड़ा है, उसके बाद महादेव है। इधर छोटा नागपुर का पहाड़, छत्तीसगढ़, दक्कन का पठार है, ये उत्तरी सरकार कहलाता है। ये क्या कहलाता है, उत्तरी सरकार महानदी के नीचे है। ठीक, ये माही नदी कौन क्या है, माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसको कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लिख देता हूं मैं, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, यहाँ थे हम। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपने पूछा हुआ है यूपीएससी ने कि पश्चिम में ज्यादा विविधता पाई जाती है हिमालय के या पूरब में, तो आप हमेशा आंसर देंगे कि हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। मैंने आपको बताया था जो सतत है, महान हिमालय। क्या, महान हिमालय, यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इनमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। इनके जो पर्वत हैं उनका एवरेज कितना है, 6000 मीटर एवरेज की ऊंचाई है। इसी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कंचनजंगा, एवरेस्ट, सब इसी में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हिमालय के कुछ शिखर यहाँ दिए हुए हैं और ये प्लेस दिया हुआ है किस देश में स्थित है और इनकी ऊंचाइयां यहाँ दी गई हैं। सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। हाँ, नेपाल में। ऊंचाई कितनी है, 8848। अभी ये ऊंचाई कुछ बड़ी होगी, 8848 मीटर, यानी 8 किलोमीटर, 848 मीटर। कितनी ऊंचाई होगी आप इसको सोच सकते हैं। उसके बाद से दूसरी ऊंची चोटी है हिमालय की, कंचनजुंगा। कहाँ है ये, भारत में, 8598। फिर मकालू, ये भी नेपाल में है। धौलागिरी भी नेपाल में स्थित है। नंगा पर्वत आपको भारत में देखने के लिए मिलेगा। अन्नपूर्णा नेपाल में है। नंदा देवी भारत, कामेट भारत, नामचा बरवा भारत और गोरला मांगता नेपाल। आप देख पा रहे होंगे कि नेपाल में कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं।
गोरुला मानता नेपाल में है, अन्नपूर्णा भी नेपाल में है, मकालू भी नेपाल में स्थित है, धौलागिरी भी नेपाल में स्थित है और माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का कोरोड ग्रेनाइट से बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। ज्ञात करना है, ये आपका काम है। महान हिमालय में पाए जाने वाले हिमानियों तथा दर्रों के नाम आप गूगल करेंगे और उसको याद करेंगे लिख के। भारत के उन राज्यों के नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। आपको महान हिमालय के नीचे मिलेगा हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय। ठीक है, इसके शिखरों की जो औसत ऊंचाई है वो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? पीर पंजाल क्या देखने के लिए मिलेगा? पीर पंजाल देखने के लिए मिलेगा। पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत श्रृंखला आपको निम्न हिमालय में देखने के लिए मिल जाएगा। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। एटलस से मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों का नाम लिखे जहां वे स्थित है। ये आपका काम है, होमवर्क है। ठीक है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। जो लास्ट पार्ट है हिमालय का, तीसरा पार्ट है, इसको कहा जाता है शिवालिक। इसमें जो पर्वत है उनकी जो औसत ऊंचाई है वो 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जड़ोल की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं: देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूरब में स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंध के बीच स्थित हिमालय भाग को पंजाब हिमालय, सतलज और सिंध के बीच, सिंध और सतलज के बीच जो हिमालय स्थित है उसे कहा जाता है पंजाब हिमालय। क्या? पंजाब हिमालय, सिंध और सतलज के बीच। ठीक, लेकिन पश्चिम से पूरब तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब हिमालय बोल दीजिए, हिमाचल बोल दीजिए, हिमाचल हिमालय या कश्मीर हिमालय से कहा जाता है। सतलुज नदी तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज से काली नदी के बीच जो ये क्षेत्र स्थित है इसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। काली तथा तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एक एवं तिस्ता दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। उसके बाद से काली से तिस्ता असम हिमालय, काली से तिस्ता असम हिमालय, और फिर उसके बाद से तिस्ता से ब्रह्मपुत्र को कौन सा हिमालय के नाम जाना जाता है? अरुणाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गार्च के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। जो ब्रह्मपुत्र है वो अरुणाचल प्रदेश में एक तीखा मोड़ लेती है और भारत के में फैल जाती है। और किसका निर्माण करती है? महाखड्डगार्च का। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वतीय श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल हैं से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं
तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। अब हम बात करते हैं मैदान के बारे में, उत्तरी मैदान के बारे में। ठीक है, कह रहे हैं उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली कौन कौन सी, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। मैंने आपको बताया था नदियां निक्षेपण लेके आती हैं और उससे ये बनती हैं। यह मैदान जड़ोल मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जड़ोलों का निक्षेपण हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे ज्यादा खेती होती है क्योंकि यहाँ सबसे उपजाऊ मिट्टी जड़ोल मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई नदी आ रही है, ठीक, और आते 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 ये बहुत सारी मिट्टी यहाँ लेके आ गई और इसने यहाँ ऊंचा कर दिया, तो ये नदी अपने आप एक मोड़ ले लेगी। ये इसलिए नदियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। ठीक है, दोआब, दोआब का मतलब होता है दो नदी से घिरा हुआ क्षेत्र, दो नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र। पंजाब का मतलब है 5 प्रकार की नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। जो पश्चिमी भाग है वो पंजाब मैदान के नाम से जाना जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज। सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनका नाम याद कर लीजिएगा, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। हिमालय से निकलती हैं। मैदान मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या समानतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। सिर्फ ये मैदान समतल ही नहीं है, इन मैदान के हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की विविधता है। कहीं ऊंचे हैं तो कहीं नीचे हैं, कहीं गड्ढा है तो कहीं नहीं है। आकृतिक विभिन्नताओं के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदी पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 6 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाभर के नाम से जाना जाता है। एक ये डब्बा बना लेंगे आप, सबसे ऊपर का जो पार्ट होगा जहाँ से नदियां अभी निकल रही हैं उसे कहा जाता है भाभर। सभी सरिताएं इस भाभर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ नदियां क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। क्या विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पे नदियां दोबारा से दिखने लगी वो वो निर्माण होता है दलदली क्षेत्र का। ये दलदली क्षेत्र है, ये तराई क्षेत्र। ये दलदली क्षेत्र तराई क्षेत्र के नाम से। यहाँ नदियां जो विलुप्त हो गई थी वो अब दिखाई देने लगी। यह वन्य प्राणियों से भरे जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात करनी। आप देखेंगे दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जड़ोल का बना है। उसके बाद ये जो भाग है, ये वाला पार्ट, ये पुराना जड़ोल है।
वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इसको भांगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भांगर के नाम से। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेपण पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर, लास्ट में जो सबसे नया निक्षेप है उसे खादर के नाम से जाना जाता है। इस इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं। किसके लिए? गहन खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं। ठीक है। अब इसे याद रखेंगे। प्रायद्वीपीय, अब हम देख रहे हैं मैदान के बाद से प्रायद्वीपीय पठार को। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना है। आग्नेय रूपांतरित शैल यानी ज्वालामुखी का विस्फोटन हुआ और जो उसमें से लावा निकले वो ठंडे पड़ गए, उससे क्या बना है? हमारा प्रायद्वीपीय पठार बना है। यह गोंडवाना भूमि के टुकड़े एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। यह सबसे पुराना हिस्सा है भारत का। इसी पठार में चौड़ी तथा छिछली घाटियां, एक गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन। सबसे ऊपर के भाग को मध्य उच्च भूमि और जो नीचे का पार्ट इसे दक्कन के नाम से जाना गया। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूरब में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि जो है वो पश्चिम में चौड़ी है और पूरब में जाके क्या होती है? संकीर्ण हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूरब विस्तार में दामोदर नदी अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। छोटा नागपुर पठार भी दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है छोटा नागपुर का पठार। दक्षिण भारत का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है इस प्रकार का, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। मैंने आपको दिखाया था, जब मानचित्र दिखाया था तो इन सबको देख लीजिएगा आप उसे। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूरब की ओर कम ढाल वाला है। पश्चिम की तरफ ये ऊंचा है और इधर ढाल है, इसका कम ढाल है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है जिसे स्थानीय रूप में मेघालय, कर्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। पश्चिम से पूरब की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतियां हैं। ये मेघालय में पाई जाती है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है और वे सतत है। पश्चिमी तट के समानांतर पश्चिमी घाट है यहाँ पे, ये आप देख पा रहे होंगे, ये पश्चिमी घाट है और उन्हें केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है क्योंकि वो सतत है, कटे पिटे नहीं है। क्योंकि ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो नदियों ने क्या किया? बंगाल की खाड़ी को काटा पीटा है, लेकिन पश्चिम को काटा पीटा ज्यादा नहीं। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। पाल घाट केरल, ये कर्नाटक और उसके बाद से ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, समानांतर स्थित है। ठीक है, पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट 900 से 1600 मीटर ऊंचा है। पूर्वी घाट का विस्तार
महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, पश्चिमी का सतत था, अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढालों पर आर्द्र हवा के टकराकर उठने वाले के कारण होती है। हवा जो है पश्चिमी घाट से टकराती है, ऊपर उठ जाती है और वहां पे बारिश कर देती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अन्नामुड़ी तथा डोडा बेटा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय जावेड़ी की पहाड़ियां स्थित हैं। ठीक, उडंगमल जैसे ऊंटी के नाम से जाना जाता है। कोडई करनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। आपको मानचित्र में ये ढूंढना है, आपका काम है ये। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाए जाने वाली काली मृदा है। काली मृदा प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। इसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसको जूते हुए खेत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल अग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। अब हम देखते हैं भारतीय मरुस्थल को। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर स्थित थार का मरुस्थल स्थित है। अरावली पहाड़ी के पश्चिम में थार मरुस्थल है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ये सरिताएं दिखती हैं। वर्षा ऋतु में ही नदियों की सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। कोई आपसे पूछते हैं मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी, तो लूनी नदी। बरकान का विस्तार चंद्रकार बालू के टीले को क्या कहा जाता है? बरकान। बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समूह प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं तटीय मैदान। भारत के तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिम तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित संकीर्ण पट्टी है। ठीक है, याद रखना आप इसको। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार का मैदान कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है एवं दक्षिण भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे, 1 2 3, इसके 3 पार्ट अगर बांट दिया जाए पश्चिमी घाट के, तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको कोंकण तट, फिर उसके बाद से कन्नड़ तट, फिर मालाबार तट, और यहाँ पे उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट पूर्वी भाग पे। बड़ी नदी जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण लक्षण है। क्या आप जानते हैं चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? याद रखिएगा इस बात को। यह उड़ीसा के महानदी डेल्टा में स्थित है। अब बात करते हैं द्वीप समूह के बारे में। आप पहले देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन समूहों को पहचान सकते हैं? बिल्कुल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। प्रवाल के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। प्रवाल द्वीप क्या है? प्रवाल पॉलिप्स कम समय जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है, जो कि समूह में रहते हैं। इसका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रबल अस्थि टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के हैं: प्रवाल रोधिका, प्रवाल तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का गैर बैरियर द्वीप प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय गोलाकार एवं हर्ष
शू आकार का रोधिका है। ये मैं आपको डिटेल्ड कराऊंगा, जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अभी इस चैप्टर में ज़्यादा डिटेलिंग करके मैं इस चैप्टर को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता। आप जल्दी जल्दी एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, और जिससे आपकी सोच और समझ अच्छी हो सके। ठीक है। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों की यह समूह प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लाकाद्वीप, मिनिकाय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े, संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। उत्तर उत्तर वाले को अंडमान और दक्षिण में क्या है, निकोबार। यहाँ से डिवाइड कर दिया जाए। यह द्वीप समूह निजम्मित पर्वत श्रेणी के शिखर हैं तथा द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित हैं एवं जहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत के एक सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, बैरन द्वीप है। याद रखिएगा आप। विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश की प्राकृतिक संसाधनों को में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिनसे देश के औद्योगिकीकरण में विशेष भूमिका निभाई। जो पठारी भाग हैं वो औद्योगिकीकरण में विशेष भूमिका निभाते हैं। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियों भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। ठीक है। यह आपने देखा, भारत का विस्तृत अच्छे से अध्ययन किया। आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार जरूर सुनिएगा, देखिएगा और इसका नोट जरूर बनाइएगा, ताकि आपको एक अच्छा और बेहतरीन समझ मिल सके। ये कुछ अभ्यास प्रश्न है जिनका उत्तर आप लेक्चर को सुन के देंगे। ठीक है। और जो क्वेश्चन आंसर है 100 वर्डों में उत्तर देने की कोशिश करेंगे आप इनके। ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है अपवाह तंत्र। ठीक है। तब तक के लिए आप सुखी रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।